अपन पढ़ रहे थे उपपद तत्पुरुष समास, अच्छे से लेके सुनिएगा। और अगर उपपद को ध्यान से नहीं पढ़ा तो तुम्हें अलुक ले डूबेगा, ये पहले लिख लेना, खोपड़ी में ध्यान रखिएगा, सुन लो अच्छे से। अगर उपपद को और अलुक को ढंग से नहीं देखा तो मामला खराब होगा, पहले बता रहा हूं। अलुक तत्पुरुष में ये उदाहरण सेम से लगते हैं, लेकिन मैं फर्क बताऊंगा और उस रंच मात्र के फर्क को समझना है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये उदाहरण दोनों साथ में आने की संभावना नगण्य है, किसकी? उपपद की और अलुक की, ये ध्यान रखिएगा। पयोदर क्या होगा? पय, पय किसको कहते हैं? पानी को कहते हैं। पय को धारण करने वाला, पय को धारण करने वाला, सुनना बहुत अच्छे से। पय दूध को भी कहते हैं। पय किसको कहते हैं? दूध को, क्योंकि जो पीने योग्य है वो क्या कहलाता है? पय कहलाता है, ये याद रखिए, जो पीने योग्य। फिर पानी ही क्यों आता है? क्योंकि पहली जो चीज अगर कोई पीने की बात आती है तो पहला रूढ़ शब्द दिमाग में क्या है? पानी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्रंथकार, ग्रंथ को करना अर्थात लिखने वाला, लिखने वाला। उर्ग, उर पर गमन करने वाला। जलज, जल में जन्म लेने वाला। जलद, जल देने वाला। सर्वज्ञ, सभी को, कर्म तत्पुरुष भी होगा, ध्यान रखिएगा, सभी को जानने वाला। और खेचर, खे आकाश में विचरण करने वाला। बेटा कहां से होगा गमन? क्या लगा हुआ है? चर लगा। अगर ये होता खग, तो ख मन आसमान में गमन करने वाला। यही तो फर्क आता है और यही तो अपने से गलती होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो खे में विचरण करने वाला। करने वाला, ये याद रखिएगा। अब एक बात इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपने लिखा है इसमें ऐसा कहीं पर भी मैंने नहीं बताया कि जो है विभक्ति चिन्ह का लोप होगा कि नहीं होगा। इसमें लोप हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, खे क्या हटा? में हट गया। क्या लिखा? सर्व का सभी क्या हट गया? को हट गया। क्या लिखा हुआ है? जल, देने, देना हट गया, वैसे इसके अर्थ में जा रहा है। पयोदर, पय को हट गया, को हट गया, पर हट गया, में हट गया। लेकिन अलुक तत्पुरुष जब तुम पढ़ोगे तो अलुक तत्पुरुष में आपको 3 से 4 उदाहरण ही पढ़ के चलने, बाकी किताबें उल्टा सीधा छाप के देती है। इसका मतलब ये नहीं किताबें गलत है, लेकिन वहां पर तुम फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? अब देखो सुनना। अब आपको लिख के देता है कि जो जलज लिखा है उसी तरह वो लिख के देता है कि जल्दी के अंदर जो है वो आप अलुक कर लो। कैसे करेंगे अलुक? जल को धारण करने वाला। तो पहला समास कौन सा होगा इसमें? उपपद होगा। अगर ये विकल्प ही नहीं मिले तो किसके साथ जा सकते हैं? अलुक के साथ में। अब सुनिएगा अलुक की छोटी सी कहानी, बड़ा प्यारा सा समास है, समझिएगा। हाँ, अलुक बिल्कुल एकदम जैसा नाम है वैसा ही अर्थ दे रहा है। लोप नहीं होता, लोप तो सब में हो रहा था। ये एकमात्र ऐसा बंदा है जो लोप नहीं होने देता कुछ भी। अलुक, लुक मतलब छिपना, लुका छिपी, तो लुक मतलब छिपना। तो सुनिएगा अच्छे से लेकर के क्या कहता है इसका कथन, सुने। समास में साधारणतः विग्रह से सामासिक
शब्द बनाते हुए विभक्तियों का लोप होता है, लेकिन अलुक तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि कारक चिन्ह हटना नहीं हटना, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना है कि शब्द जैसा टूटेगा वैसा वापस क्या करेगा, जुड़ेगा। जैसे कुछ छोटे मोटे उदाहरण देखिएगा। सरसीज, अब देखो एक लिखता हूं सरसीज और एक लिखता हूं जलज। क्या है, एक है जलज एक है सरसीज। अब इसको जब तोड़ोगे तो इसके अंदर मूल शब्द क्या है, सरसी है। ये याद रखिएगा, क्या है, सरसी। और सरसी और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ज। तो ये जैसा है वैसा ही विग्रह होगा। सरसी में जन्म लेने वाला, तालाब नहीं, सरोवर नहीं, सीधा क्या जाएगा, सरसी में जन्म लेने वाला। जैसे आपने लिखा मनसीज, शब्द होता है मनस, और मनस में क्या ले रहा है, जन्म लेने वाला। उसी तरह शब्द लिखा आपने शुभंकर, तो इसमें क्या है, शुभम शब्द है और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, कर। मतलब विग्रह कौन दे रहा है, ये खुद ही दे रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने लिखा अंतेवासी, तो इसमें शब्द क्या जुड़ा हुआ है, अंते, धन कौन जुड़ा हुआ है, वासी। ये याद रखिएगा। हालांकि अंतेवासी अब तुम्हारे दिमाग में कुछ और आ रहा भयानक इसका, लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकलेगा। तो ये बिल्कुल मैंने आपको क्या कहा था कि कौन सी स्थिति नजर आ रही है आपको, उपपद वाली सेम स्थिति दिख रही है। ये याद रखिएगा, लिख के ले लेना। ये जो 4 उदाहरण मैंने लिखाए हैं, इसमें से 2 अभी तक एग्जाम में पूछे हुए, एक तो सरसीज और एक मनसीज। ये एग्जाम में बार बार आए हुए, इनमें उपपद नहीं करना है। अगर आपको अलुक विकल्प नहीं मिले तो क्या कर सकते हो, उपपद कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। फिर उपपद क्यों होगा वो सुनो। सरसीमन क्या है, तालाब। बोलो तालाब एक संज्ञा शब्द है कि नहीं है, जा एक कृदंत शब्द है कि नहीं है। अब समझो कृदंत शब्द क्या है, हो सकता है मैं भूल गया था, उसमें बताना कृदंत क्या होता है। कृत आता है जिसके अंत में, कृत प्रत्यय जिसके अंत में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। और कृत प्रत्यय एक ही जगह जुड़ता है, वो भी खोपड़े में बिठा लेना। कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ता है, क्रिया के अंत में, बिल्कुल। बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में ध्यान रखिएगा कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, तदित प्रत्यय जुड़ता है। शाबाश, कौन सा, तदित प्रत्यय। अब देखो ये क्रिया के अंत में जुड़ता है, तो ये कृदंत कैसे वे, धर, धरना, काम वाक नहीं हुआ, कार, करना, काम वाक नहीं हुआ, ग, गमन करना, काम हुआ, जन्म लेना, देना, जानना, चलना, विचरण करना, ये सारी क्रियाएं हैं। ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। ये याद रखिएगा। अब सुनिएगा, वापस यहां पर आओ। मैंने क्या कहा, ये शब्द आपको जो 4 दिखाई दे रहे हैं, ये आ जाए, अलुक विकल्प नहीं मिले तो कौन सा मानोगे तुम लोग, उपपद मानोगे। और अगर दोनों भाई साहब ही गायब हो जाए तो आपको किसमें लेके भाग जाना, इनको तत्पुरुष के मूल स्वरूप में। हाँ, किसमें, तत्पुरुष के मूल स्वरूप में। अब देखो वहां पर लिखाया था संज्ञा, बिल्कुल संज्ञा है, उसके पीछे कृदंत शब्द है, बोलो बिल्कुल कृदंत है। ये याद रखिएगा। तो ये पहले उपपद में भी जा सकता है, लेकिन पहली शर्त क्या इसकी, आपके अलुक होगा। ये याद रखिएगा। तो क्या होगा, सरसी में जन्म लेने वाला, ये सरसी यथारूप रह गया। मनस किसको कहते हैं, मन को कहते हैं। बोलो किसको कहते हैं, तो मनसीज कौन है, कामदेव। कौन है,
मनोज मनसीज, पढ़ा हुआ है। पुष्प धनवा मीन केतु। अरे पुष्प धनवा बोले तो फूलों के उसके पास बाण और धनुष थे। अरे जब काम वर्षा होती है तब किसके बाण बरसाए जाते हैं? फूलों के बाण बरसाए जाते, ध्यान रखिएगा। और मीन केतु, उनकी जो ध्वजा थी उस पर क्या थी? मीन मन मछली थी, ध्यान रखिएगा। शुभंकर क्या होगा? शुभम करने वाला। अरे भाई शुभंकर होता है ना, जिलों के शुभंकर भी पढ़ते हो, आनंद की बात है। 50 पढ़ने अब तो, अपने को तो खैर 33 याद नहीं थे, पर मुद्दा अलग है, हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, कई बच्चों को अपने यहाँ के मैंने वातावरण देखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे, आपकी बात नहीं कर, हो सकता तुम्हें 100% बच्चों को याद हो। मैंने मेरे परिवेश में देखा कि शुभंकर बच्चों को याद नहीं है। कारण क्या है इसका सुनो, उनका तर्क बड़ा भयंकर है। बोले 33 शुभंकर है, 33 के 33 याद रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मिक्स हो सकते हैं। और 99% है कि सवाल आए तो मैक्सिमम कितना? एक। बोले माथा फोड़ी नहीं करनी है। ये बिल्कुल ही निपट खोटा कथन है, मैं और बता रहा हूं, ऐसा विचार रखना ही नहीं है। पेपर सेटर ने 2 शुभंकर उठा लिए, मना करोगे क्या? 3 उठा लिए, बर्बाद हो जाएंगे अपन तो ये याद रखना है अच्छे से लेकर के किया, इनको है ना ऐसे छोड़ना नहीं है। अरे उस बच्चे ने 50 जिलों के नाम बोल दिए, खैर तो अपने को तो याद ही नहीं है 33 के। और मजे की बात है कि केवल 50 जिलों के नाम बोलते सीएम का कॉल आ गया। डायरेक्ट अशोक जी ने फोन किया और ये भी बोला कि हर संभव सहायता करूंगा आर्थिक रूप से। अब जो आगे देखा जाएगा, लेकिन एक बार बंदा वायरल हो गया है ना। अपने जीवन में कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि हम आते हैं एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से। लॉकडाउन लगा था तब एक ऐप चलता था अपने टिकटॉक। कभी कभी मुझे भी महसूस होता है कि कुछ ऊट पटांग हरकतें उस समय करते तो यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी, अच्छे खासे फेमस हो जाते। पर अपने को कोई देख ले, बड़ी समस्या है, ध्यान रखना है। अपना कुछ नहीं हो सकता, अपने ऐसे मरेंगे इसी जन्म में। अंतेवासी मैं ले लूंगा, आराम से रखते हैं। ये जिएंगे ना तब तक ऐसे ही आएगी। अब ये आपकी समस्या नहीं, जिन्होंने दी उसकी भी दिक्कत ही, कब लेगा और उत्तर कब तक मिलेगा? नहीं मिलेगा, इनका उत्तर थोड़ी देर में मिलेगा। हाँ, अंत्य का मतलब क्या होता भाई? समीप। अंत्यवासी किसको बोलते हैं? वाक्यांश आता, बड़ा फेमस वाक्यांश है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा अर्जित करने वाला विद्यार्थी, ये ध्यान रखना है। अरे ऑनलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन। समीप वास करने, वास बोले तो निवास। ये याद रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे से लेकर के आपको सीखनी है। इन 4 शब्दों में किसी भी स्थिति में उपपद नहीं होगा। कौन सा होगा? अलुक होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सुनो, अलुक भी नहीं मिले, उपपद भी नहीं मिले, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से लेकर के। तो ये शुभंकर जो है, फिर ये चला जाएगा तुम्हारे कर्म तत्पुरुष में। क्यों? शुभ को करने वाला, फिर ये हो जाएगा इसका विग्रह। क्या होगा? शुभ को करने वाला। अंत्यवासी, अंत्य यानी समीप यानी पास में, तो फिर ये हो जाएगा अधिकरण। और ये तो अधिकरण में दिख ही रहे, क्यों? में से आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको उतारो, फिर आपके आगे लेते इसको थोड़ा और विस्तार में। बातें मत करो भाई।
उतार लिया? तुम्हारे चाहे 50 शब्द लिखे तो ही वही स्थिति है, 5 लिखे अपने तो टाइमर भरा हुआ है, चबा चबा के खा रहे हो। कोई नहीं, लिखो आराम से। ये अभी तो यहां तो मुहूर्त हुआ है इनके। इतना अच्छा लिख लो कि तुम्हें समझ में आ जाए। बाकी हैंडराइटिंग की पीपुड़ी नहीं बजानी है ना, अपने को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 4 दिन बाद में पढ़ो बोले ये कौन सा टॉपिक है, बस वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। बाकी इतना साफ लिख लो कि कल को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाए बस। नीचे ही ले ले इसको। हाँ, मैं बच्चों को समझाता हूं, अपनी ऐसे ही चल रहे हैं। हो गया भाई? उतारो। अरे ख अपन व्यवहारिक भाषा में लिखते हैं, बाकी ख ये होता है। अब इतना लंबा खर्चा कौन करे, रोज रोज याद रख के ऐसे लिखना अपनी है ही नहीं, अपन ऐसे ही लिखते हैं तो यही लिख रहे हैं बस, ये चल रहा है। बाकी ख ये सही है, मैं यही लिखूंगा आज से बस, और क्या। टेस्ट का रिजल्ट आ गया क्या? कितने 100 नंबर का था कि 50 का? 100 का ही था। माइनस मार्किंग 1/3 रखी ना, अंक बार पर होती है। कैसे भी कहो, मैं ये कहूं कि 2 नंबर का 1/3, मैं कहूं एक प्रश्न का 1/3, बात तो वही है। एक प्रश्न का मूल्य कितना है? 2, तो इसका 1/3 है बस। भाई 3 सवाल गलत है और 1 सही है, 0 ही है। क्यों? ये खा गए इसको, बात खत्म। सौ का सही रहता है, तुम आदतन ऐसे हो जाओगे कि 100 सवाल अटेंड करने हैं। 50 में फिर वो बीमारी हो जाती है, मेन पेपर में 100 सवाल हमला भारी हो जाता है फिर, नहीं तो 100 की आदत पड़ जाएगी तुम्हें। आपसी बातचीत नहीं करें। सरसीज कमल को कहते हैं और मनसीज कामदेव को कहते हैं।
मानस मनुष्य को कहते हैं। मनस यानी मन होता है, मानस मनुष्य होता है। ये आ गया, शाबाश। मानस का हंस तुलसी पर लिखा गया उपन्यास है एक, अमृतलाल जी का, पहले 12th साहित्य में चलता था। शुभम करने वाला सही है, अगर इसको नहीं नहीं हलंत है, हाँ अच्छा मैंने सोचा गलत है, हलंत है। शुभम ऐसे ही लिखा जाता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। शुभम दरकर वर्गीय व्यंजन है। ये भी अलंत है, ये भी अलंत है। अरे पूंछ नहीं दिखाई दे रही क्या? ऐसे माँ, अगर बिना ऐसे होता तो ये होता माँ। ये व्यंजन संधि में टूटता है, शुभम धन कर, ये पंचमा अक्षर में बदलता है व्यवहारिक भाषा में, अनुस्वार क्या हुआ है। और ये चर्चा नहीं करे, बीच में रिजल्ट आया, कोई बात नहीं, आ गया रिजल्ट, आज नहीं आया कल आ गया था रिजल्ट, वो तुम्हें ऐसे ही लगता है बेटा, है ना, ये औपचारिक घोषणा है। बाकी रिजल्ट तो जब पेपर देके निकले थे ना तब आ गया था रिजल्ट। ये देखो 40 सही और 35 गलत, और रॉन्ग की स्पेलिंग भी आपने रॉन्ग लिखी है। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? मतलब ले दे के 5 प्रश्न ऊपर हुए हैं। अब देखो 35 गलत हो गए, 35 में लगभग इतने सवाल तो खा गए, 12 सवाल तो गए। 12 का मतलब क्या हुआ? 24 नंबर खराब। अब अगर सोचो 40 ही आ रहे थे, 40 ही करते, अब इनके टोटल मार्क्स, इन्होंने कहा मेरे 28 नंबर आए, अब 40 ही आ रहे थे और 40 ही करते तो कितने नंबर आते? 2 नंबर का सवाल है। हाँ तो 200 में से एक तो 28 नंबर आए, एक 80 नंबर आए, थोड़ी इज्जत बच रही है ना। हाँ चलो, एक पड़ोसी को परेशान नहीं करे, तेरे कितने आए हैं प्लीज। 2 आदमी कभी नंबर नहीं बताते, जिसके बहुत अच्छे आते हैं और जो बहुत अच्छा लाने का प्रयास कर रहा है आ नहीं रहे, वो नहीं बताता है, उसके मैसेज नहीं आता है, वो सीधा कहे मेरे मैसेज आए नहीं अभी तक, तो उसको परेशान नहीं करें, याद रखिएगा। और आरपीएससी ने भी इस बार इसीलिए नया नियम लगा दिया कि इज्जत बची रहे, ओटीपी आएगा तो ही नंबर बताएंगे। पहले क्या था, आपके पास डेट ऑफ बर्थ, आप किसी का रिजल्ट देख सकते हो, अब नहीं, अब तो ओटीपी आएगा। मतलब बचाव कार्य कर रहे हैं। अब सुनो आगे की बात, ये तो था तत्पुरुष। अरे पीछे एक तो ध्यान रखें, इनको बोलना पड़ेगा कि जब क्लास चलती है उस समय रिजल्ट मत दिया करो, नहीं तो कीड़े मकोड़े इधर उधर होते रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं कर सकते, चर्चा चलती है तो मैं लाख रोकू तो भी तुम, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, ले बता वही चलेगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं भी बैठूं तो मेरे भी यही रहता है। और कोई मान लो वहां बैठा है, उनका गैंग का कोई यहाँ बैठा है कोई, तो उसको मैसेज करेगा थन्ने उन सौगन ऐसा ही बताई दे, तो मुद्दा नहीं। क्या हुआ, क्या किसका पूछ रहा मुझे? रैंक प्लीज, आपको कुछ भी नहीं बताना है ना, आप आराम से देखो, आप तो भूल जाओ कि आप यहां बैठे हो। हाँ बस, अब सुनो आगे की बात करें, अगला समास लेते हैं, देखिएगा। यहां बैठे हो 500 विद्यार्थी के बीच में, और अगर यहां तक नहीं पहुंच रहे हो, मामला बहुत गंभीर है। अब आप कहोगे सब तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कभी तो घूम के आओ, प्रयास तो ये रखो, प्रयास ये रखो कि यहां तक हमें आना है, ये याद रखना है, तो कोशिश करो, कोई बात नहीं। और कई बार ऐसा भी होता, निराश नहीं होना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, होम ग्राउंड पे अच्छा नहीं खेलते हैं
और विदेशी धरती पर इतनी शानदार बैटिंग करके आते हैं कि उम्मीद से परे फिर कहते हैं बस में बैठ गया, ये बस में नहीं होता, वो कई बार अच्छा कर जाता है, कुछ दबाव में अच्छा करते हैं, कुछ बिखरते हैं, तो फर्क है। अब देखिएगा एक छोटा सा समास आपको पढ़ाते हैं बढ़िया से लेकर के, और बड़ा प्यारा समास है, द्वंद्व समास। अरे इसका रिजल्ट लेकर के मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में कल, आप चिंता मत करो, है ना। नहीं आज नहीं होगा, इसमें केवल पहली और आखिरी बारी बात करेंगे, या फिर क्लास खत्म हो जब कोर्स हो जाएगा तब। कल इसलिए बात करूंगा कि आपकी क्या स्थिति रही और तुम्हें क्या क्या करने की आवश्यकता है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि एक बार डिस्कशन के बाद में आपके स्कोर में 10 से 15 नंबर का प्लस अगले टेस्ट में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, अगर उस अनुरूप चले तो। बाकी तुम्हें लगता है कि अच्छा ये 4-5 बार डिस्कस कर ले अगर, तो 15-15-15 करके मतलब 100 का जुगाड़ हो जाएगा और 100 हम ले आएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आओ बात करें द्वंद्व समास की। सुने साथियों, बहुत छोटा सा समास है, अच्छे से लेके पढ़िएगा। नंबर 1 बात, समस्त पद क्या होते हैं? प्रधान। सिखाया था, सुनते जाना, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सीखनी है क्योंकि आपको कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 3 उपभेद। अब देखो, तुम्हें यह तो पता है कि इसके अंदर द्वंद्व समास है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वो द्वंद्व का कौन सा उपभेद है। तो 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3? एक तो होता है कौन सा? इत्र इतर द्वंद्व समास। बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, सीख लेना, गड़बड़ नहीं होगी कभी भी। दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा? और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व समास। ये 3 समास है, अच्छे से लेके सुनिएगा, एक एक शब्द में सिखा रहा हूं, सीख लेना। इतरेतर द्वंद्व समास की बात करता हूं तो इतरेतर द्वंद्व में एक दूसरे के पूरक शब्द पढ़े जाते हैं। ये कथन पढ़ते अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये तो और ज्यादा क्लिष्ट हो गया कि एक दूसरे के पूरक शब्द पढ़े जाते हैं, मामला खराब है। लेकिन फिर भी अपने को कथन तो लिखना ही पड़ेगा। एक दूसरे के पूरक शब्द। पूरक कहते हैं पूरा करने वाले को। पूरक किसको कहते हैं? पूरा करने वाला। अब पूरा करने वाला एक दूसरे के पूरक कैसे, देखिएगा। जैसे साथियों, मैंने लिखा माता, मैंने लिखा पिता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने लिखा भाई और मैंने लिखा बहन, ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक क्यों है? अगर पिता शब्द का अस्तित्व खत्म कर दूं तो माता शब्द कभी बन ही नहीं सकता, असंभव है। अगर भाई शब्द का अस्तित्व खत्म कर दूं तो वो लड़की किसी की बहन नहीं हो सकती है। अब दिमाग में ये नहीं बहन की बहन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये लॉजिकल बात है, अच्छे से लेके याद रखना है। तो अगर मैं इस शब्द को हटा दूं तो ये शब्द अधूरा है, अगर इसको हटा दूं ये अधूरा है, इसको हटा दूं ये अधूरा है। मतलब एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो एक दूसरे के पूरक शब्दों का प्रयोग कहां पर किया जाता है? इतरेतर द्वंद्व समास में। इतरेतर द्वंद्व में बात नंबर 2 सुन लेना, पूरे समास की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल कहानी है। समस्त पद संख्यावाची हो, क्योंकि संख्याएं रट रखी है द्विगु के अंदर। जितने विद्यार्थी बैठे उनमें से एक विद्यार्थी ऐसा हो सकता है जो आज भी मैं दावे से कहता हूं संख्या आती वो एक बार तो द्विगु का विचार पक्का करेगा। क्यों? अपने खोपड़े में वो चीज बैठी हुई है। भाई एक जगह पर तुम यहां पर कुर्सी टिका के रख दो 10 दिन के लिए, उसको हटाओ मत, उसके भी निशान बन जाते हैं। हाथ में घड़ी पहनते जिसको शाम को रोज खोलते अपन, उसके भी निशान बन जाते हैं। तो सोचो जो चीज बचपन से पड़ी हुई है उसको अपन एकदम से आउट नहीं कर सकते माइंड से, तो संख्या आते ही वो भागेगा। लेकिन मित्रों मैंने यहां पर लिखा स्पष्ट तौर पर, ये ध्यान दे देना, मैंने कहा है कि समस्त पद संख्या होना चाहिए। तो पूरक शब्द में मैं आपको देता हूं माता पिता की बात, विग्रह मैंने पहले भी लिखाया था, आगे भी लिखाऊंगा।
और यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर समस्त पद की बात करता हूं तो ये लो समस्त पद 21, ये पूरा संख्या है, लेकिन इसमें कितनी संख्याएं मिली हुई है? एक तो 1 और 1 20, 1 और 20। तो समस्त पद यदि संख्या आती है तो वहां पर कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व है। अगर उन उपसर्ग युक्त संख्या आती है, उन उपसर्ग युक्त संख्या आती है तो कौन सा समास? अव्ययी भाव लिखाया था, ये ध्यान रखिएगा। उर्गमन साफ होता है। वैकल्पिक, वैकल्पिक शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको विकल्प दिया जाए, ऑप्शन दिए जाए। विकल्प का मतलब क्या होता है? दोनों में से, तीनों में से, चारों में से, पांचों में से, सातों में से किसी एक का चयन करना। और वैकल्पिक का मतलब है कि दो स्थितियां कभी भी एक साथ नहीं होगी। तो सीधा सा प्यारा सा कथन याद रखिएगा, विलोमार्थी शब्दों का प्रयोग होता है, बस काम खत्म। विलोमार्थी शब्दों का प्रयोग होता है बस। बोले तो एक दूसरे के कैसे शब्द? विलोम शब्द। जैसे आपने लिखा रात दिन, ये एक दूसरे के विलोम है। भाई रात दिन एक साथ हो सकते क्या? नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। समाहार, समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह, एक से अधिक जिसमें समा जाए वो समाहार है। तो मैं कुछ ऐसा बोलूं जिसमें आपके स्पष्ट बात नहीं हो लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ले, उसको क्या कहते हैं? समाहार। कैसे? उससे पहले कथन सुनिएगा। समूह सूचक शब्दों का प्रयोग, समूह सूचक शब्दों का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। समूह सूचक शब्द कैसे? जैसे आप घर से निकले और घर से निकलते ही जब रवाना हुए थे उस समय आपकी बहन ने आपसे पूछा कहां जा रहे हो? आपने कहा मैं बाजार जा रहा हूं। बोला आते हुए मेरे लिए फल फूल लेके आ जाना। क्या लेके आ जाना? अब बताओ, स्पष्ट कहा कि उसने कौन सा फल लाना या कौन सा फूल लाना? कहा कि नहीं कहा? नहीं कहा। और नहीं कहा, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पर कौन सी स्थिति है? समाहार द्वंद्व है। उसी समय आपको माताजी मिले। कौन मिले? माताजी। उसने कहा फल फूल को रहने दे, तू आते हुए क्या लेके आ जाना? साग सब्जी लेके आ जाना। क्या लेके आ जाना? साग सब्जी। बोलो स्थिति स्पष्ट है क्या? नहीं है। तभी दादी जी ने कहा तू सबको गोली मार, तू कंद मूल लेके आ जाना। बताओ स्थिति स्पष्ट है क्या? नहीं है। वह कंकर पत्थर लेकर घूम रहा था। कंकर पत्थर पता है क्या क्या है? नहीं है। वो क्या है? समूह है, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने आप में इसकी बात अच्छे से लेकर के याद रखिएगा। एक बार इसको उतारो, फिर इसके शब्द और उदाहरण लेते हैं आगे।
ये विग्रह के शब्द हैं। इतरेतर में और आता है, यहाँ या अथवा आता है, यहाँ आदि आता है। क्यों आएगा, कैसे आएगा, अभी उदाहरण लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। एक अंत में यहां कथन जरूर लिखिएगा, वैसे आगे उदाहरण लेंगे लेकिन कथन लिख लेना। एक पद सार्थक, एक पद निरर्थक। निरर्थक मतलब अपन बोलते हैं, अभी उदाहरण लेते हैं। चलो भाई, अब सुनिएगा, इसके उदाहरण लेते हैं। उससे पहले इधर बात सुन लो। एक पद सार्थक, एक पद निरर्थक का मतलब क्या हुआ कि एक पद तो ऐसा आएगा जिसका अर्थ निकलेगा, और एक पद ऐसा आएगा जिसका कोई अर्थ नहीं। फिर वो क्यों आया, ध्वन्यात्मक उच्चारण के कारण। बिल्कुल जैसे ब्रेक होता है, ब्रेक होते तुरंत आपने अपने मित्र को बोला आजा चाय वाय पी के आते हैं, तो आपने चाय तो पी पर वाई कहां पी, नहीं पी, सीधी सी बात है। फिर छुट्टी हुई, छुट्टी होते ही आपके मित्र ने या आपने अपने मित्र से कहा कि वहां चलेंगे, तो उसने कहा यार नहीं चलेंगे क्योंकि मैंने सुबह से खाना वाना नहीं खाया है, तो मैं जाऊंगा रोटी वोटी बनाऊंगा। तो रोटी तो बनाते पर रोटी नहीं बनाते, खाना खाते पर वाना नहीं खाते, हाँ पानी वानी। तो ये जो है ये चीजें, कमीज वमीज, पैंट वैंट, जूते वूते, अब जूते तो पहनते हो पर वूते नहीं पहनते हो, ये क्या, ये निरर्थक पद है। ये क्या है, ये निरर्थक पद है। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक पद सार्थक और एक पद निरर्थक आता है। तो उसमें विग्रह करते समय ध्यान रखिएगा, निरर्थक पद हट जाता है, निरर्थक पद हट जाता है और उसकी जगह पर क्या लग जाता है, आदि। ये याद रखिएगा, बाकी सार्थक होगा उसी तरह से चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कुछ छोटे मोटे उदाहरणों पर। भाई बहन, पाप पुण्य, कृष्णा अर्जुन, हरिहर, राधा कृष्ण, सीताराम, धर्माधर्म, सत्यासत्य, यशापयश, सुबह शाम, रात दिन, माता पिता, पति पत्नी, लाल पाल बाल, दाल रोटी,
दाल भात। सुने, फिर और शब्द लेंगे। भाई बहन, भाई और बहन। बहिन नहीं होगा, पहले ही डिस्कस हो चुका है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य होगा आत्माओं, सुन लेना, एक दूसरे के क्या है, ये विलोम शब्द है। अरे पाप पुण्य विलोम शब्द नहीं है क्या? बस इसीलिए तो इसको बीच में डाला है। बाकी ऐसे फ्लो में लिखता तो आपका फ्लो वापस वही बना रहता, तुम उसी तरह कर लेते। अब इसके बाद में मुझे तुमसे ये अपेक्षा थी कि तुम पाप और पुण्य बोलोगे, बोल दिया, बिल्कुल। इसमें सकारात्मकता ये है कि तुम मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हो। नकारात्मकता ये है कि हर जगह अपेक्षा पर खरा उतरना गलत है। कृष्णा अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, हरि हर, हरि और भगवान विष्णु और शिव, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीताराम, सीता और राम। बहुत अच्छा शब्द है, संधि युक्त शब्द है, एक दूसरे के विलोम है। धर्मा धर्म, धर्म धन अधर्म, दीर्घ संधि है, तो क्या होगा? धर्म या अधर्म। सत्यासत्य, बिल्कुल, सत्य या असत्य, ये भी एक दूसरे के क्या है? विलोम, दीर्घ संधि। यशा अपयश, यश या अपयश, बिल्कुल दीर्घ संधि का विकार है, ये याद रखिएगा। अब सुने, यहां पर यश आया तो बताया था मैंने, यश तत्सम है और जस क्या है? तद्भव है। याद है कुछ? बेसिक जब श्रृंखला पढ़ी थी तब उस पर बात हुई थी, यजमान यशोदा वगैरह में, तो ये तत्सम तद्भव है। हाँ, सुबह शाम, सुबह या शाम, रात या। एक बात बताएं, क्या वाक्य प्रयोग से या एक ही सामासिक पद का कहीं और व्यवहार करने पर समास बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है, याद रखना है। अभी बदलेंगे, ध्यान रखिएगा। माता पिता, माता और पिता, पति पत्नी, बिल्कुल या मत कर देना कोई शादीशुदा आदमी, ध्यान रखिएगा, है ना, विलोम शब्द मत बना देना। दुखी होकर कैसे नहीं वियोजक कर ले, किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकते। लाल अल्प विराम, पाल और बाल। अब यहां पर तुम्हारे बाल उखाड़ सकता पेपर सेटर, वो क्या करेगा? देगा तो ऐसे लाल पाल बाल, और एक विकल्प में बाल को इधर बिठा के पाल को उधर बिठा करके गड़बड़ करवा सकता है। और ये कई बार होता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन करवाया तब बच्चों के कमेंट गलत सही नहीं थे। बच्चों के कमेंट थे कि सर बी और डी सेम है, उनको लग रहा है कि दोनों का विग्रह बराबर है, बराबर नहीं था। बाल को पाल पर, पाल को बाल पर बिठा दिया, ये गड़बड़ होती है, अपने से ध्यान रखिएगा। तो बी आया, बी में कर दिया, बाहर आके देखा, अपने तो डब्बे है ना घर आके खुलते हैं, वहां तो लग, अरे दो विकल्प एक जैसा है, दो नहीं आए, वापस देख ले आराम से। हाँ, ये याद रखना है। बड़ा शानदार शब्द है, फंसा देता तुम्हें। दाल रोटी कभी भी दाल और रोटी नहीं होगा, दाल या भी नहीं होगा, दाल रोटी आदि, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि दाल रोटी का सामान्य अर्थ है जीविका, उपार्जन। भाई शास्त्रों में कहा गया है कि नहीं कहा गया है, पर साहित्य में कहा गया है कि कभी भी औरत से उसकी उम्र और पुरुष से उसकी कभी भी पगार नहीं पूछनी चाहिए, दोनों ही झूठ बताते हैं। यह शाश्वत सत्य है। औरत कभी अपनी उम्र सही नहीं बताती, या तो उसको याद नहीं है या 50 साल पहले वो जवान थी, तो मतलब ले दे के वो वही घूम रही है। आदमी से तुम कभी तनख्वाह पूछ लो किसी से, एक ही उत्तर होगा, क्या हो जाती है? वो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा। घर में अगर पिताजी नौकरी पे लगे हुए, कभी अपने मारवाड़ी बाप से तो वैसे पूछना ही नहीं है कितने पैसे मिलते हैं, उनका उत्तर मैं पहले ही बता दूं, कम आते तू देगा क्या, फिक्स है, तेरे को क्या करना है। मैं ऐसे क्यों पूछ रहा है ऐसे?
तो कभी भी पुरुष की ये नैसर्गिक प्रकृति होती है, वो नहीं बताएगा कभी भी। तो दाल रोटी का मतलब क्या है? अंबानी के भी दाल रोटी होती है। अनुमान है अपना, तो अपने साथ में बैठते नहीं है क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है कि अंबानी के साथ बैठे अपन, इतने फ्री थोड़ी क्लासें लगती है ना। तो मैंने क्या समझाया था एक दिन, लाइफ भली बीपीएल में हो, जीणी रुतबे से है, अंबानी हमसे मिले नहीं मिले, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि अंबानी को टाइम दे यार, बच्चों को पढ़ाएगा अंबानी के पास फालतू घूमे, क्या लेना देना उससे। तो अब सुनो अच्छे से, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा करें, ये ध्यान रखना है ना। वो कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, वो अपने जैसों के लिए बनी है कि वो मंजिल ही बदनसीब थी जो मुझे ना पा सकी। फेल हो जाओ तो दुखी नहीं होना है कि साला इस नौकरी के किस्मत ही फूटे थे जो मुझे नहीं पा सकी, बाकी मत चाहता तो कल लग जाता। हाँ, आओ इधर सुनो आप, अरे सुन लो, दाल रोटी आदि। दाल रोटी का मतलब क्या है? जीविका उपार्जन। दाल भात ये और होगा, भात मन क्या होता? पका हुआ चावल। दाल और या क्या होगा? दोनों साथ में खाई, दाल अकेली थोड़ी पी सकती है। या क्या होता है? पूछना, कभी बिहारी कोई है अगर कांटेक्ट में तो उससे पूछना, है ना। मर जाए अगर कोई, मतलब बिहार छत्तीसगढ़ उधर का कोई आदमी हो और अगर दोनों टाइम में अगर उसको दाल और चावल नहीं मिले, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, उसको तुम कितने ही व्यंजन खिला दो। हमारे कंटेंट एंड है जासर, छत्तीसगढ़ से है वो, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं उनको, जानते थे ना जासर को। हाँ, तो कंटेंट हेड है अपने जोधपुर, पहले जयपुर में जब पढ़ा था वहां थे कंटेंट हेड वो। तो वो ऐसे साथ में बैठते, सैटरडे संडे स्पेशल सब कुछ होता था, मतलब मिठाइयाँ विठाइयाँ सब आती थी। लेकिन जासर को तो फिक्स 4-5 किलो चावल चाहिए होते थे, एक बाल्टी दाल फिक्स था उनका। कहने का मतलब क्या है? बाल्टी का मतलब है कि वो एक तो अपन चावल खाते हैं ना नॉर्मली, तो थोड़े कम खाते हैं, वो ऐसे नहीं। और हालांकि अपन भी ऐसे चूर चार के खाते हैं अलग मुद्दा पर, वो दाल और चावल जिस तरह से ऐसे भयंकर तरीके से लेते हैं ना, तो वो बहुत स्थिति भयंकर है स्थिति उनकी। तो वो कहते हैं कि तुम ये गुलाब जामुन लाओ, कुछ भी लाओ, अगर मुझे दोनों वक्त में से एक वक्त अगर दाल चावल नहीं मिले, मैं भूखी स्थिति जो है ना खत्म ही नहीं, अंदर 50 रोटी चले जाए कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको तो दाल चाहिए चावल के साथ में। और अपने मारवाड़ी में दाल भात ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ, कभी ऐसे आ जाए, कुछ हो कुछ नहीं हो। अरे लड़के जो खाना बनाते हैं बेचारे, वो तो दाल पी के भी टाइम पास कर लेते हैं। लड़के के रूम पे जरूरी नहीं है कि रोटी और सब्जी दोनों होनी चाहिए, दोनों में से एक होना तो भी वो जुगाड़ बिठा लेता है। भाई सब्जी सुबह खा ले, रोटी शाम को खा लेंगे, जाएगी तो पेट में तो मिल जाएगी साथ में, क्या मुद्दा है। आओ इधर। हाँ, अब देखिएगा आगे की बात। तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरियानंद। तो एक बार क्या हुआ, पड़ोस में उनके जीमन था कोई, ये ध्यान रखिएगा, जिसका मैंने कहा ना मानस का अंश, उसमें अमृतलाल नागर ने लिखा हुआ है, उसने उस वृत्तांत का वर्णन। तो पड़ोस में जब जीवन होता है तो अपने गांव में आज भी एक परंपरा है कि अगर घर से कोई बुजुर्ग नहीं जाता है तो वहां से प्लेट आती है खाने की, आती है ना। तो अपन बचपन में पहली बात तो अपने कोई दादा दादी नहीं जाते थे, तो अपन को पता था कि भाई शाम का खाना भी अपने वहां से आएगा, क्योंकि दादा दादी खाते नहीं थे, और खाते तो भी वो पोतों को बेचारों को कि ठीक है बच्चे खा लेंगे। तो एक बार क्या हुआ, पड़ोस में खाना था, तो तुलसीदास जी जो थे वो उनके पास गए हुए थे। तो तुलसीदास जी को तो बुलाया नहीं था, नरहरियानंद जी को बुलाया। तुलसीदास जी अलग गांव से थे तो उनको नहीं बुलाया था। तो उनके घर पे थाल आया था, पूरे व्यंजन वगैरह सजा करके ऐसे। तो पहले तुलसी को दिया आपकी तरह एकदम वनडे खेलने के लिए, बोला तू जितना खा सकता वो खा। तुलसी ने बढ़िया मतलब जम के पहले मिठाई उस हिसाब से क्रम से मतलब सब कुछ जमा के खाया। फिर लास्ट में जितना कुछ बचा बोला अब मैं इतना ही खा पाऊंगा, इसको रख दो। नरहरियानंद जी ने क्या किया, एक बढ़िया सा बड़ा मतलब ऐसे थाल वाल मंगाया और सारी चीजें चाहे वो रायता सब्जी मिठाई सब एक जगह डाले, डाल के फिर ऐसे पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के फिर पूरा पी लिया। हालांकि वो तो तुलसी को एक मैसेज देना चाहते थे, तो तुलसी ने कहा ये खबड़ा कर दिया पूरा ही, जब नहीं खाना था रख लेते, मैं शाम को जिम के घर चला जाता। बोला जब सारी चीजें पेट में जाकर के एक ही जगह जानी है तो क्यों अलग अलग माताफोड़ी कर रहे हो। हालांकि उनका मैसेज ये था कि मनुष्य जीवन का सबका अंत एक है, वो है ईश्वर का घर, सबको जाना है।
तो ये क्या मिठाई, मतलब ये क्या मोह माया है, ये कर लूं वो कर लूं ऐसा कर लूं वैसा, कोई नहीं है, मरना सबको है। हालांकि वो तो मैसेज था, पर तुलसी अपनी तरह का था, दुखी हो गया, बोला फालतू गुलाब जामुन वगैरह रायते में डाल के खराब कर दिए। खाना वाना, फल फूल, अरे सुन लो, कंदमूल, कंकर पत्थर, बेटा और भी बहुत सारे शब्द हैं ना, भूत प्रेत, पानी वानी, अरे पीछे है ना, मुंह बंद कर लो और सुन लो अच्छे से क्या लिख रहा हूं मैं। उसके बाद में 21, अड़सठ, ऋषि मुनि, साग सब्जी, रोटी कपड़ा मकान। हाँ लिख सकते हो, तन मन धन। अब सुनो विग्रह की बात। हाँ अब इसमें विग्रह थोड़ा सा अलग होता है, वैसे शायद अभी पीछे उदाहरण नहीं लिए होंगे इसके, एक भी नहीं लिए। अब देखिएगा इसमें मोस्टली जो उदाहरण है सारे समार के हैं, दो एक उदाहरण को छोड़ दें। निरर्थक जो पद होता है मित्रों, उसको क्या करना है, डिलीट करना है, उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो क्या होगा, चाय आदि। हालांकि परंपरागत रूप से वाय का तात्पर्य यहां होता था चाय के साथ में जो नाश्ता होता है उसको कहते हैं, ये याद रखिएगा। जो नाश्ता, ऐसे नाश्ता नहीं मिलता है, नाश्ता कभी कभार कोई मेहमान बन के जाओ ना वहां मिलता है, बाकी ना तो अपन को घर पे मिलता है। और अगर आप किसी दोस्त के रूम पे जा रहे हो तो उसके रूम पे तुम नाश्ते की उम्मीद मत करो। नाश्ते में क्या आता है, नमकीन बिस्किट आदि, ठीक है। ये कभी भी लड़के के रूम पर केवल चाय के लिए बचाकर कभी नहीं। क्यों, जब तक बिस्किट नमकीन रहेंगे तब तक वो खाना ही नहीं बनाएगा, बकरी की तरह चरता रहेगा, उनके आसपास घूमता रहेगा। भाई नमकीन खाली पानी बहारा, बस बात खत्म, वापस सो जाता औंधे मुंह होकर के। तो लड़कों के रूम पे एक तो कभी भी ये चाय नमकीन की उम्मीद मत करो, लेके जाओ साथ में जाओ तब। दूसरा, रोटी बचने की अपेक्षाएं नगण्य है। हाँ नया नया जो आया ना अभी शहर में, उसके रूम पे रोटी भी बचती है, वो 2-3 बार रोटी कर भी लेता है, बना भी लेता है, लेकिन 3 साल बाद में उसको पता चलेगा कि आटा बहुत ज्यादा खराब किया था, कोई मुद्दा नहीं था। खाना आदि जब तक तैयारी करते हो गवर्नमेंट जॉब की, तब तक एक बात याद रखना, हालांकि तुम तो बहुत आगे बढ़ चुके हो, कभी भी अपना परिवेश मत बढ़ाओ, जान पहचान मत बढ़ाओ। पढ़ाई का नुकसान नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। किसी शादी में घुस जाओ, कोई नहीं जानता है। इलेक्शन के समय आराम से भंडारे में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जानता तो जा ही नहीं सकता, यहां क्या कर रहा तू, आराम से जिमो। जान पहचान बढ़ने से मामला खराब हो जाता है। अकेले आदमी को तो लिफ्ट ही मिल जाती, 2 जनों को कौन बिठाए बताओ। फल फूल आदि। अब देखो यहां निरर्थक पद नहीं था, इसका मतलब अल्प विराम लगा और आदि लग गया। कंद बोले तो कंद यानी कच्चा, मूल मतलब जड़ आदि। कंकर पत्थर, तो कंकर भी अर्थ देता है, पत्थर भी अर्थ देता है, और आदि। भूत प्रेत, भूत प्रेत आदि। अरे भाई ये समार होगा, भूत और प्रेत नहीं होगा। क्यों, 2 आदमी है क्या भूत और प्रेत? अपने को पता है क्या भूत क्या है? भाई आप घर से निकले, घर वालों का भूत प्रेत का ध्यान रखना। तो भूत प्रेत आदि मतलब कोई भी जो डरावनी शक्ति होती है उसका क्या रखना है, ध्यान रखना। तो ये आदि में आता है। अब कई बार आपको मिलता भूत आदि, क्यों प्रेत शब्द का अर्थ नहीं है क्या? बिल्कुल होता है। अरे ये तो संधि का शब्द है, प्रादनित, गुण संधि में आता है। कौन कहता शब्द नहीं है? पानी वानी, पानी आदि। 21
एक और 20, फंसना मत, सुन लो। जैसा शब्द वैसा विग्रह, जिस अनुक्रम में आ रहा है उस अनुक्रम में चलो, ये याद रखिएगा। जिस अनुक्रम में आता है उसी अनुक्रम में इसको लेके चलना है। 68, 8 और 60, ऋषि मुनि आदि होगा। अरे भाई ऋषि मुनि, मैंने किसी की व्यक्तिगत बात की है क्या? ये तो लक्षणार्थ तो दोनों एक ही बात है। तो कहते हैं ऋषि मुनि आए थे, तो ऋषि मुनि आदि। साग सब्जी, साग देशज भाषा में है साग सब्जी आदि। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तन मन और धन, ये याद रखिएगा। फिर से कह रहा हूं, अच्छे से लेके सुनना। सारे शब्द महत्वपूर्ण है, सारी बातें महत्वपूर्ण है, पर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको मानता हूं क्योंकि संख्याएं आपको भ्रमित करती हैं। और मैंने 68 21 क्यों लिखे, संख्याएं और भी है। अभी तक जो संख्या आई 31 आया हुआ है, 22 आया हुआ है, 21 आया हुआ है, 68 आया हुआ है। तो हो सकता दोहराव हो तो यहीं से हो, दोहराव नहीं भी हो तो प्रैक्टिस करो, तब 68 मिलेगा, अच्छा लगेगा, देखा हुआ है। बाकी संख्याएं सारे समझ गए। उन वाली संख्याओं में समास अव्ययी भाव। अब एक बात और लिखा देता हूं, इधर सुन लो। 89 यहां का उदाहरण है। सुनो, अब तुम्हारे दिमाग में हिंदी की संख्या नहीं है, कभी भी नहीं आ सकती। क्यों? हमने संख्या को किस पद्धति में पढ़ा है? ऐसे गणितीय रूप में पढ़ा है। अभी आंख बंद करके आप लोग 32 के बारे में सोचो, आपको 32 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, 3 2 दिखाई दे रहे हैं। क्यों? हमने देखा ही नहीं उनको, 32 को ऐसे ही देखा है भाई, वही चीज चल रही। अब सुनो अच्छे से। अब अपने दिमाग में क्या है, मैंने आपको यह सिखाया है कि बेटा उन उपसर्ग युक्त जो शब्द होता है वो हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव। और वहां पर उसने पूछ लिया 89 या पूछ लिया 99, ये पूछती अपन खत्म हो जाते, इनको अव्ययी भाव कर लेते। क्यों? दिमाग में आया एक कम वाली। अरे यहां एक कम की बात नहीं हुई है, यहां सीधी सी बात की है 89। 89 में क्या होगा? 9 और क्या है? 80। 80 ये तो होती है संख्या। क्या होती है? संख्या। एक लिखा जाता 80, बिल्कुल किसको कहते हैं? तलवार को कहते हैं। 80 किसको कहते हैं? तलवार को। ध्यान रखिएगा। तो इन संख्याओं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतारो इसको। पीछे उतार लिया ना? अरे भाई कैसे नहीं उतारा है? ये उतार लिया आपने।
उतार लिया, उतारो। हो गया भाई, कोई उतार तो नहीं रहा, आगे बढ़े, उतारो।
हाँ, उतार लिया? उतार रहा कोई? उतारो। इसके बाद में कुछ वाक्य प्रयोग लेते हैं इनके, फिर आगे बढ़ेंगे। आदि वादी, अंतर क्या दोनों में? हाँ, ऐसे आदिवादी क्या, कहाँ प्रयोग में लोग बताओ? कोई भी निरर्थक पर साउंडेबल पेन वैन जोड़ लो, कॉपी वॉपी जोड़ लो। आदिवादी क्यों आएगा निरर्थक शब्द प्रयोग? आदि तो खुद अंत में आता है, आदि कहां पर लगाते हो तुम? तो उसके लिए निरर्थक शब्द चाहिए ही नहीं ना, आपको पद आएगा ही नहीं, है ना? हाँ, अब सुनिएगा, है ना, ऐसा चिंता मत करें, ऐसा शब्द नहीं बनता है। मैंने ये सोचा कि आदि और वादी में अंतर क्या? वादी तो होता वाद करने वाला, बोलने वाला, और आदि मतलब अभ्यस्त, आदतन, और इस आदि का मतलब होता प्रारंभ, और इस आदि का मतलब होता मानसिक बीमारी, इस आदि का मतलब होता आदा। हाँ, ये आपने पढ़ रखा है, राइट? अब सुनिएगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास पढ़ रखा है। सीता रात दिन पढ़ती है, ईश्वर के घर पाप पुण्य का एक ही बात है, अपने केवल इनसे मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, बस। अब देखो, सीता रात दिन पढ़ती है, एग्जाम में यह कथन आ गया, और उसने पूछा रात दिन में समास कौन सा, तो पहली स्थिति अपने दिमाग में कौन सी दौड़ती है? वैकल्पिक द्वंद्व दौड़ती है। लेकिन यहां पर वैकल्पिक द्वंद्व क्यों था? क्योंकि दोनों काम नहीं आ रहे थे। यहां रात दिन का मतलब क्या है? वो रात को भी पढ़ती है, वो दिन को भी पढ़ती है। इस स्थिति में ध्यान रखिएगा, रात दिन जो शब्द है वहां पर जो समास होगा वो इतर इतर द्वंद्व होगा। क्या होगा? इतर इतर द्वंद्व होगा, और विग्रह क्या होगा? रात और दिन। क्यों? क्योंकि कार्य रात में भी हो रहा है और कार्य क्या हो रहा है? दिन में भी। ईश्वर के घर पाप पुण्य का हिसाब होता है, तो वहां पर पाप की बात भी करते हैं और पुण्य की बात भी करते हैं। इसका मतलब यहां पर भी पाप पुण्य में समास कौन सा है? इतर इतर द्वंद्व है, बिल्कुल, पाप और पुण्य, ये याद रखिएगा। रात दिन आपके एग्जाम में यूं का यूं पूछा हुआ, मैंने पात्र चेंज किया बस, और ये सीधा आया हुआ है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपको भूमिका लिखाई जाती है समास की, तब उदाहरण ही रात दिन माता पिता ही देते हैं, तो ये तो बिल्कुल एकदम छप चुका दिमाग में कि रात दिन आते ही किसकी बात करेंगे? वैकल्पिक द्वंद्व की। लेकिन इस स्थिति में वैकल्पिक द्वंद्व नहीं होगा, इस स्थिति में कौन सा होगा? आपके इतर इतर द्वंद्व समास होता है। ये थोड़ा सा लेकर के याद रखने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। अब आपके एक छोटा सा समास है, उसको लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ, कितने हो गए? 3। चौथा समास, हालांकि ये रिपीट होगा वापस,
क्योंकि जब 6 समास पूरे हो जाएंगे तो हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, और विश्लेषण के समय किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को? बिल्कुल 100% पड़ेगी, इसके बिना काम अपना वैसे ही होना नहीं है। क्यों नहीं होना वो भी तुम भली प्रकार से जानते हो, क्योंकि प्राथमिक समास हमेशा ही कौन सा? बहुव्रीहि। भाई एकाधिक अगर समास पढ़ा जाए, हाँ, क्या पता चलेगा और कहां आएगा, क्या पता चलेगा या कहां आएगा? अगर यही पता नहीं चलेगा तो मैं कह रहा हूं कहीं पता नहीं चलेगा। फिर इससे सरल कोई समास ही नहीं है। विलोम शब्द या, साथ का भाव और, बात खत्म। और जब कुछ दोनों छोड़कर समूह बना रहा आदि, इससे सरल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आओ इधर बात करें। नंबर 1 बात, बहुव्रीहि शब्द हाँ, बहुव्रीहि शब्द बहुधन व्रीहि से मिलकर बना है। अब इसमें लक्षण सुन लो, बाकी कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं सीखनी इसमें, क्योंकि ये सबसे सरल है। स्कूल टाइम से अपने को यही पढ़ाया जाता था। बाकी तो गुरुजी को भी आता कि नहीं आता मुझे नहीं पता। बाकी बहुव्रीहि समास अपने को आता, देवी देवताओं के पर्यायवाची क्या? बहुव्रीहि। ये सबको लक्षण पता है। तो नंबर 1 बात सुनिएगा, पौराणिक पात्रों के पर्याय सुरासुर के पर्यायवाची शब्द। सुरासुर किसको कहते हैं? देवता और असुर। ध्यान रखिएगा, सुर और नहीं, एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। अरे ये पर्यायवाची कैसे हो गए? ये विलोम शब्द है एक दूसरे के। तो देवी देवताओं के या राक्षसों के कोई भी पर्यायवाची आते हैं तो वो हमेशा ही किस में जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। बात नंबर 1। दूसरी बात, यदि कोई योग रूढ़ शब्द हो, क्या हो? योग रूढ़ शब्द हो तो हमेशा कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। योग रूढ़ भली बाती जानते हो, यहां पर तो खूब सारे उदाहरण आप पढ़ने वाले हो। किसके? योग रूढ़ के। दोनों के एक एक उदाहरण सुन लो, इसमें सारी चीजें खत्म हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। एक एक का मतलब ऐसे नहीं बहुव्रीहि पूरा हो जाएगा। त्रिनेत्र और योग रूढ़ की बात करें तो आप ले सकते हो योग रूढ़ के अर्थ में 4 पाई। बेसिक में समझाया था 4 पाई, अच्छे से याद होगा बिल्कुल। त्रिधन क्या होगा? 3। त्रिमन क्या? 3। नेत्र है जिसके, कौन? शिव। ध्यान रखिएगा, क्या है? शिव है। ये अच्छे से लेकर के याद रखना है। 4 पाई, 4 पैर है जिसके, कौन? खाट। ये याद रखिएगा, क्योंकि अपने को तीसरा अर्थ निकालना पड़ रहा है, ये ध्यान रहे। तीसरा जो नेत्र है भगवान शिव का, प्रजापति यज्ञ के अनुसार ऐसा माना जाता है। वैसे अलग अलग इसकी धारणाएं हैं, लेकिन इसका संबंध किससे? योग दर्शन से है। कभी भी कोई योगाचार्य है, आप उससे कभी पूछ लेना, इसका कंसल्टेशन कर सकते हो कि अपन जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते हैं ना, तो यहां पर ध्यान केंद्रित करने की बात होती है। वास्तव में अपना केंद्र यही होता है। तो भगवान शिव जब योगासन होते थे, ध्यान में होते थे, तब वो तीसरे चक्षु से देखते थे। मतलब उनकी पूर्ण जो शक्तियां थी वो यहां पर आकर के केंद्रित हो जाती थी। योग क्या होता है, या ये जो एक योग दर्शन जो है, इसमें आपने कभी चाइना के लोगों को देखा होगा, उनके पास में आपने ऐसे कई सारी स्किल देखी होगी कि वो दूर से ऐसे मतलब इशारे से लकड़ी को तोड़ देते हैं। ऐसे बहुत पहले की घटना है, वो झूठ नहीं है।
वास्तव में सच है वो चीजें कि अपन योग के मार्फत मतलब लकड़ी को तोड़ सकते, किसी को ऐसे आराम से मतलब भरी नजर से देख ले तो पत्थर टूट जाता है। ये एक शक्ति होती है जिसको अपन एकाग्रचित होकर के, अरे एक लाइट आती थी अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता था ज्योमेट्री वाले में, वो क्या करता है, वो सभी किरणों को खींचता है। उसी तरह अपने शरीर के अंदर बहुत पावर होता है। अपन पावर को जब पूरा केंद्रित करके जब एक जगह डालते हैं तब ध्यान रखिएगा, वो सुषुम्ना नाड़ी का मैंने जिक्र किया था, जब वहां पर अपन चले जाएं तो सुषुम्ना नाड़ी का सीधा संबंध यहां से होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसके अंतर्गत ये भगवान शिव की तीसरी आंख का संबंध कहीं ना कहीं योग दर्शन से। बहुत आराम से सुनना, अच्छे से लेकर के। बहुवीरी के अंदर दो ही चीजें पढ़ाऊंगा, एक तो पौराणिक पात्रों के पर्याय, और यदि कोई योग रूढ़ शब्द आता है तो वो हमेशा कौन सा होगा, बहुवीरी समास होगा। इसको अच्छे से लेके याद रखना। पहले ये उतारो, फिर उसके नियम, फिर उदाहरण। हाँ भाई, ये इतना उतार के रोक लो एक बार, है ना। फिर आपके कर्मों का फल है वो आ चुका है, देखते हैं। हो गया। अभी फिलहाल जो टॉप 3 है उन्हीं की बात करेंगे, बाकी मैं पूरा रिजल्ट लिया है मैंने, तो उस पर बात करेंगे, चिंता ना करें। हाँ भाई, शांत हो जाए। हाँ, बाकी अपन आगे की बात कल करेंगे।